नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद। स्वागत है आप सभी का हमारे म्यूचुअल फंड्स और पर्सनल फाइनेंस के फ्लैगशिप शो में। ये मंथली सीरीज का दूसरा एपिसोड है। आज हम आपके लिए कौन सी काम की बात लेकर आए हैं, कौन से म्यूचुअल फंड्स इस समय आपके लिए होंगे बेस्ट, कौन से नए एनएफओस खुल रहे हैं जहां आपको ध्यान देना है और आप पैसे लगा सकते हैं। आपके मन में ये सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आइए करते हैं म्यूचुअल फंड के मास्टर क्लास की शुरुआत। सर, हमने पिछले महीने ही इसका श्री गणेश किया है शो का। इसकी ये दूसरी सीरीज है और लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। इससे पहले कि मैं सीधा डीप डाइव करूं, सर पहले बताइए एसआईपी में जो धुआंधार निवेश हो रहा है, कैसे आंकड़े अक्टूबर महीने के निकल कर? बहुत ही जोरदार, शानदार नेहा। और सबसे बढ़िया बात है कि जिस तरह का बाजार का मूड माहौल है उसको देखते हुए नंबर्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि लोगों को डर ये था कि ये जो बाजार खराब हो रहे हैं, ये लोग पैसा लगाना कम तो ना कर दें, बंद तो ना कर दें। कम करें तब तक तो ठीक है, निकालना तो शुरू ना कर दें। लेकिन इसके विपरीत पैसा बढ़ा है। जो अक्टूबर के महीने में आए हैं एसआईपी के नंबर्स, वो अब तक के हाईएस्ट है। 25,000 करोड़ के पार, 25,323, पहली बार 25,000 करोड़ के पार पहुंचे। तो कहीं कोई दूर है। और पिछले साल के अक्टूबर से कंपेयर करेंगे तो 48% ज़्यादा है। तो म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी वाले इन्वेस्टर्स हैं, मैच्योर हैं, समझदार हैं और वो पैसा लगा रहे हैं। कमज़ोर बाजार में भी भरपूर लगा रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ लगा रहे हैं कि एसआईपी होती इसी दिन के लिए भाई कि जब बाजार कमज़ोर हो तब पैसा लगाएं। मजबूत बाजार में तो सब लगाते हैं, समझदार निवेशक उसमें लगाते हैं। अब हो ये रहा है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में टोटल मिलाकर जो AUM है, अब वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। अक्टूबर में 67 लाख करोड़ के ऊपर, 67 लाख करोड़। ठीक है। इक्विटी फंड का जो AUM है वो 67 लाख सितंबर में करीबन ये दोनों इक्विटी और डेट मिलाकर ओवरऑल है। इक्विटी फंड में निवेश 21% बढ़कर आया है और करीबन 41,887 करोड़ रहा है इक्विटी फंड का निवेश, ये आपके लिए। और डेट फंड में 1,57,000 करोड़ का आया है निवेश। हालांकि दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ अंदर यहाँ डिटेल्ड वो हैं चीज़ें, वो मैं समझाऊंगा आगे। हाइब्रिड फंड में 16,860 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखा है। तो सितंबर के मुकाबले में हाइब्रिड फंड, डेट फंड और इक्विटी फंड तीनों में पैसा बढ़कर आया है। तो सितंबर से उल्टा अक्टूबर का महीना बेहतर रहा है, क्योंकि बाजार के लिए खराब था लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बेहतर रहा है। ओके, तो सर अब किस तरह के फंड्स में आए, ये जो ट्रेंड है सर, इसको थोड़ा सा ब्रेकअप करके समझाइए। देखिए, पहले इक्विटी फंड की बात करते हैं। इक्विटी फंड में 3 तरह के फंड में ज़्यादा है। मैं जो हार्डकोर इक्विटी फंड है वो बता रहा हूँ। पहला फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा है और लार्ज और मिड कैप में 4,850 करोड़ का आया है, तो लगभग बराबर है। मल्टी कैप फंड में भी 3,600 करोड़ के आसपास का है। ये क्या बताता है? ये बता रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो किसी एक तरह के लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में डालने के बजाय वो फंड मैनेजर पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से आपको जब लगे मिड कैप में लगा देना, आपको लगे स्मॉल कैप में आप लगाना, आप डिसाइड करो। मुझे नहीं डिसाइड करना। क्लियर है? अब आइए डेट फंड में। जो मैं कह रहा था ना 1,57,000 करोड़ देखकर आपको लगा इतना पैसा, ना वो सारा पैसा ज़्यादा लिक्विड और ओवरनाइट फंड में, उसको मैं डेट फंड जैसा नहीं मानता। अच्छा। वो पार्किंग है। ओके। जो डेट फंड में पैसा आ रहा है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में 4,600 करोड़ का है और गिल्ड फंड में 1,375 करोड़ का। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म पैसा नहीं है, वो शॉर्ट टर्म मनी है पार्किंग के हिसाब से। बट लॉन्ग टर्म मनी जो आया है, वो अच्छा पैसा जो आया है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में आया 4,600 करोड़ का। अब आइए हाइब्रिड फंड, जहाँ कुछ इक्विटी कुछ डेट। एक तो आर्बिट्राज फंड है, उनको नाम के लिए इक्विटी, लेकिन वो है तो बेसिकली डेट फंड टाइप ही। तो बड़ा पैसा वहाँ है 7,800 करोड़ के आसपास का, 7,200 करोड़ के आसपास का वहाँ है। 2 इंटरेस्टिंग फंड कैटेगरी हैं जिनमें पैसा है। एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसमें एक से ज़्यादा एसेट्स होती है। गोल्ड, सिल्वर हो गया, फिक्स इनकम हो गया, इक्विटी हो गया। वहाँ 3700-3800 करोड़ आए हैं, अच्छी बात है। बैलेंस एडवांटेज फंड, जहाँ इक्विटी भी है, डेट भी है। इन दोनों फंड का फायदा क्या है यहाँ? इन तीनों फंड का ये है हाइब्रिड फंड, इनका टैक्सेशन इक्विटी फंड की तरह है। तो इसलिए काफ़ी लोग उधर भी पैसा लगा रहे हैं। ये अक्टूबर महीने के आंकड़े। चलिए, ये तो ब्रेकअप हमने समझ लिया, लेकिन अब हमारे दर्शक आई एम श्योर जानना चाहते हैं कि इस सीरीज का टॉपिक क्या है। तो मैं जरा बता दूं कि एनएफओ पर जो सेबी का नया प्रस्ताव है, हम इस सीरीज में उस पर ही फोकस करने वाले। तो सर, ये पहले प्रस्ताव नया है क्या, इसकी डिटेल जरा समझा दीजिए। देखिए, सेबी ने एक प्रस्ताव रखा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सामने, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के सामने, जिस पर आप अपनी राय भेज सकते हैं कि जो भी एनएफओ आते हैं, म्यूचुअल फंड जो नया फंड ऑफर लेकर आ रहे हैं, नई स्कीम लेकर आ रहे हैं, उसमें जो भी पैसा आता है वो पैसा कब और कैसे इन्वेस्ट किया जाए। तो कैसे इन्वेस्ट किया जाए वो तो म्यूचुअल फंड के ऊपर है, लेकिन कब किया जाए उसको लेकर गाइडलाइन आई है। अभी
और इसमें जो प्रपोजल दिया है वो है कि यूनिट जब भी आप अलॉट करें, जैसे आपका एनएफओ बंद हो गया, एनएफओ बंद होने के 2-4 दिन में आपकी यूनिट एलोकेशन हो जाती है। करेक्ट। जैसे यूनिट आई, यूनिट एलोकेट होते ही आपको 30 दिन के भीतर भीतर पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर। और अगर 30 दिन के भीतर आप पैसा पूरा न इन्वेस्ट कर पाए तो आपको कारण बताना होगा कि ऐसा आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। कारण सही लगा तो आपको 30 दिन का और एक्सटेंशन मिल सकता है, यानी कि कुल मिलाकर 60 दिनों के भीतर भीतर आपको पैसा लगाना होगा। अगर फंड कोई 60 दिनों के भीतर अपने एनएफओ का पैसा न लगा पाए तो वो नया एनएफओ नहीं ला पाएगा। अच्छा। आप ये नहीं कह सकते मैं टेक्नोलॉजी का एनएफओ लाया हूँ तो अब वो उसका तो बाद में लगूंगा, पहले मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लाने दो, अब मैं फार्मा के भी लाऊंगा ना। पुराना एनएफओ अगर आपका है 60 दिन में पैसा नहीं लगाए तो नया एनएफओ नहीं ला सकेंगे, और तभी ला सकेंगे जब पुराने इन्वेस्ट हो जाए। 30 अक्टूबर को सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया था, 20 नवंबर तक लोगों को सुझाव देने थे। इसमें एक ही चीज़ है, ये जो सुझाव है, ये जो नियम है, ये उन फंड्स पर लागू होते हैं जो एक्टिवली मैनेज किए जा रहे हैं फंड मैनेजर्स के द्वारा। फंड मैनेजर को दिमाग लगाना कि उन्हें कहाँ पैसा लगाना है। जो भी फंड इंडेक्स फंड है या ईटीएफ फंड है उन पे यह लागू नहीं होता, क्योंकि इंडेक्स और ईटीएफ फंड में तो वैसे भी फंड मैनेजर दिमाग लगाता नहीं है, पैसा आया और वो तुरंत इन्वेस्ट कर ही देगा। सो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ईटीएफ और इंडेक्स फंड को छोड़कर ये नए नियम लागू होंगे। अभी प्रस्ताव है, फाइनल यही होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ फेरबदल होने वाला नहीं है। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को तैयार रहना होगा। तो सर, नाउ दैट वी आर डिस्कसिंग इट, ये क्यों एनएफओ का पैसा लगने में देरी होती है सर? देखो, देरी होने के कुछ कारण हैं। पहली कारण तो ये कि देखो, हमेशा मार्केट में अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं फंड। अगर मुझे लगता है आज नहीं कल मार्केट नीचे मिलेगा, अगले हफ्ते नीचे मिलेगा, तो मैं आज क्यों लगूँ, रुकूंगा। अच्छा। करेक्ट। तो सबसे पहली चीज़ तो सही मौका होना चाहिए तब पैसा लगाऊं। आमतौर पे 30 दिन में 50 से 60% पैसा लगा देते हैं फंड। ऐसा नहीं कि नहीं लगाते, बिल्कुल देखते रहते, वैसा नहीं, लगा देते हैं। लेकिन क्या कई बार बहुत ज़्यादा तेजी हो गई हो बाजार में, आपको लगता कई बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 डिफेंस फंड एक साथ मार्केट में लॉन्च हो गए। अब क्या होता है, सबको पता है 3 डिफेंस फंड लॉन्च हो रहे हैं, तो ये आके पैसा लगाएंगे। तो कई बार स्मार्ट है ना लोग होते हैं ना, जो बड़ा अल्ट्रा एचएनआई है, वो पहले से खरीद के बैठ जाते हैं। और ये डिफेंस फंड आ रहा है तो इनको एचएल तो लेना ही पड़ेगा, बीएल तो लेना ही पड़ेगा, बीडीएल तो लेना ही पड़ेगा, हम पहले से पोजीशन बना लें। तो फिर फंड को क्या होता है, ऊपर खरीदना पड़ता है। तो फंड कई बार इंतजार करते हैं, चलो देखते हैं, थोड़ा हल्का होना है। हाँ हम लेने, ऐसा। सो इसलिए कई बार तेजी ज़्यादा हो जाती है। कई बार क्या होता है कि मंदी होने लगती है कि भाई बाजार बहुत बढ़ गया, घट भी सकता है, घट जाए तो उसके बाद पैसा लगाएं, इसलिए भी वो इंतज़ार करते हैं। तो कुल मिलाकर फंड मैनेजर ये चाहते हैं कि उनकी एंट्री सही लेवल पर हो, इसलिए वो इंतज़ार करते हैं। ये और कोई कारण नहीं है। ओके, हाँ, ठीक है। तो सर, अब मैं इस पर आपका एक टेक चाहूँगी। एनएफओ रकम के निवेश की ये जो टाइमलाइन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी ऐसी कोई समय सीमा नहीं कि कब आप लगाएं। अच्छा। हाँ, नॉन एनएफओ वाले के लिए ज़रूर है कि आप 90 दिन में पैसा लगाएं। रेगुलर एसआईपी से आने वाले जो पैसे हैं उनको 90 दिन में लगा लेना चाहिए। सेबी का ये मानना है कि कुछ स्कीम में 90 दिन से ज़्यादा भी समय लगा है। कुछ ज़्यादातर एनएफओ वैसे 30 दिन में लगा देते हैं पैसा, ऐसा नहीं कि 30 दिन, और 30 दिन की मोहलत और मिल जाएगी एडिशनल, तो 60 दिन काफ़ी हो जाएंगे। और अगर 90 दिन में पैसा लग भी रहा है तो ऐसी बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो एनएफओ देरी कर रहे थे उनके लिए सेबी लेकर आई है प्रस्ताव। तो अगर देरी कर रहे हैं, जरूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, अनाप शनाप कर रहे हैं, और अगर क्या होता है, अगर कोई फंड एनएफओ लेके आया तो वो ये मानता है ना कि ये टाइम सही है पैसा लगाने के लिए या फंड लॉन्च करने के लिए, और इस थीम में तभी लाता है। जब ला रहा है तो फिर लगा क्यों नहीं रहा, लॉजिकल बात ये है। इस वजह से ये सेबी के प्रस्ताव आए। ओके, चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हुआ है फंड ऑफ द मंथ का। तो सर, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कौन सा फंड इस महीने के लिए सूटेबल है? दो। पहला फ्लेक्सी कैप फंड। ये समय है सबसे बेहतरीन जब आप फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगाएं। नया पैसा अगर आप लगाना चाहते हैं तो फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए आपकी फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप फंड में क्या है, लार्ज कैप भी मिलेंगे, मिड कैप भी मिलेंगे, स्मॉल कैप भी मिलेंगे। मिनिमम 65% इक्विटी में होता है पैसा, तो इक्विटी फंड की तरह काम करता है। फंड मैनेजर अपने हिसाब से दिमाग लगाकर कितना लार्ज कैप में रखना है, कितना मिड में, कितना स्मॉल में करना है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। सभी तरह के शेयरों में, छोटे से लेके बड़े, सब में पैसा लगाने का मौका मिलता है। और इन फंड्स में अगर आप पैसा लगाने की सोच रहे हैं इस महीने, तो 3 से 5 साल का नजरिया आप रखें। और कुछ बड़े फ्लेक्सी कैप फंड मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो आप कंसिडर कर सकते हैं। पराग पारिक एचडीएफसी फ्लेक्सी फंड, आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप फंड। अगर मुझे एक पूछेंगे आप, तो इसमें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, साइज भी बढ़िया है, यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है सही। तो फ्लेक्सी कैप फंड आपने कहा कि एक और भी फंड आपको पसंद है? लार्ज एंड मिड कैप फंड।
कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जिनमें लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी, स्मॉल कैप नहीं है। तो इसमें क्या होता है, 35% पैसा लगाते हैं वो लार्ज कैप में, 35% मिड कैप में, बचा हुआ 35% अपनी मर्जी से कहीं भी लगा सकते हैं, है ना। तो 1/3 पैसे में आज़ादी है। फ्लेक्सी कैप फंड में पूरे 100% में आज़ादी है फंड मैनेजर को, इधर 35% में आज़ादी है। तो 70% पैसा जो लगता है वो टॉप की 250 कंपनियों में लगता है, बाकी फंड मैनेजर अपने दिमाग से लगा लेता है, जिसमें मिड, स्मॉल, लार्ज तीनों आ सकता है, ठीक है। इसमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों पर फोकस होता है। जैसे कि मार्केट तेजी है तो वो मिड कैप स्मॉल कैप पे मिड कैप पे फोकस बढ़ा देगा ताकि रिटर्न बढ़े। मार्केट खराब हो रहा है तो मिड कैप से फोकस कम करके लार्ज कैप पे कर देगा तो कम घटे। तो बाजार के मूड माहौल के हिसाब से फंड मैनेजर अपना डिसाइड करते हैं। कुछ फंड इसमें जो इंटरेस्टिंग है, मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, एसबीआई लार्ज मिड कैप फंड, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, ये 3 फंड है जो रिकमेंडेड है इस कैटेगरी में। आप चाहें तो इनमें निवेश कर सकते हैं। अब मैं स्कीम के साथ भी बता रहा हूँ ताकि कहीं ये ना लगे यार आपने वो तो बता दिया फ्लेक्सी कैप ले लो, आपने ये भी बता दिया लार्ज मिड कैप ले लो, कौन सा लूं, ये है। सर कौन सा लूं ये तो बता दी, लेकिन अब पैसा कैसे लगाना है सर, इसमें आपकी टेक चाहिए होगी। हाँ, तो इस मार्केट में पैसा लगाने के लिए हम जो इन्वेस्टर्स चाहे वो एग्जिस्टिंग है चाहे नए, उनको मैं एक अलग स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ और इस स्ट्रेटेजी का नाम है शॉर्ट ब्लास्ट SIP। अरे वाह। SIP तो आप सब लोग जानते हैं कि सिस्टमेटिक पैसा लगाना है। शॉर्ट ब्लास्ट SIP में क्या करना है, अब वक्त आ गया है जब निफ्टी ऊपर से 10% करेक्ट हो चुका है, मिड कैप स्मॉल कैप उससे ज़्यादा हो चुके हैं 12-13% करेक्ट। अब आपको 4 किश्तों में पैसा लगाना है, 4 इंस्टॉलमेंट में। नंबर 1 23,200 23,500 के आसपास के अभी जो लेवल है निफ्टी के, उसी पर लगा लीजिए, पहली। नंबर 2 22,000 के आसपास अगर निफ्टी आए तो दूसरी इंस्टॉलमेंट लगाइए, 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट नीचे। 22,000 की क्या सिग्निफिकेंस है, 22,000 की सिग्निफिकेंस 21,900 22,000 के आसपास इलेक्शन के दिन के लोज थे हमारे, बंद बेस जहां बाजार बंद हुआ था इलेक्शन के दिन। इस साल का सबसे बड़ा इवेंट था वो, इनफैक्ट 5 साल का, और उस दिन रिजल्ट उम्मीद से खराब आए थे। उस दिन जो बाजार गिरने के बावजूद जहां बंद हुआ वो 22,000 के करीब था। तो 21,900 22,100 रेंज निकल कर आती है, उसके आसपास दूसरी किश्त लगा लें। इलेक्शन के दिन के लोज जो है वो 21,300 के आसपास के हैं। तीसरी इंस्टॉलमेंट अगर वहां आए मार्केट तो वहां लगाइए, ठीक है। चौथी इंस्टॉलमेंट ये बच गई। इसके 2 तरीके लगाने हैं। या तो हम अगर ये लेवल आ जाएंगे तो हम फिर देखेंगे हर महीने तो शो कर ही रहे हैं कौन सा एक ही महीने में आ जाने वाले हैं, आएंगे भी नहीं आएंगे पता नहीं। अगर आ जाए तो उस समय हम बताएंगे कब लगाना है, नीचे के कौन से लेवल पे। दूसरा तरीका नेहा, घटे ही नहीं बाजार और बढ़ जाए तो 4th इंस्टॉलमेंट वहां आ जाए, बाकी रह जाएगी ना। तो 4th इंस्टॉलमेंट हम इस वक्त अगर 24,500 के पार निकलकर निफ्टी टिक जाएगा, बंद हो जाएगा, तो हम चौथी इंस्टॉलमेंट एक रिकवरी पर लगा देंगे। तब हम 26,000 प्लस के टारगेट के लिए या जो भी होगा वो तो फिर मैं रोज शो में भी बताता हूँ और अगले शो में भी बता दूंगा। 1 से 3 साल का व्यू लेकर पैसा लगाइएगा। ठीक है। और ये जो SIP है, ये दोनों कैटेगरीज जो आपने बताई, दोनों में इसी में करनी है। फ्लेक्सी कैप फंड में करिए, लार्ज और मिड कैप फंड में। ये शॉर्ट ब्लास्ट SIP के लिए आपके लिए परफेक्ट है। ऑलराइट, चलिए सर ने फंड ऑफ द मंथ की पूरी डिटेल्स और पैसा लगाने का तरीका बता दिया, लेकिन अब वक्त है NFO कॉर्नर का। सर अभी NFO ऑफ द मंथ पहले पूछने से मैं ये जानना चाहूंगी कि कौन कौन से ऐसे NFOs है जहां नजर रखनी है। तो सबसे पहला फंड है जो खुला हुआ है, टाटा इंडिया इनोवेशन फंड। पहले मैं एक्टिव फंड बता रहा हूँ आपको। एक्टिव फंड पहले बता दूं। एक्टिव फंड का मतलब ये होता है जिसमें फंड मैनेजर अपनी मर्जी से स्टॉक चुनता है, अपनी मर्जी से पैसा लगाता है। पैसिव फंड वो होता है वो किसी इंडेक्स को फॉलो करके उसमें पैसा लगाता है। पहले एक्टिव फंड की बात करें। इनोवेशन फंड जैसा कि इक्विटी फंड है, थीमेटिक फंड है, इनोवेशन यानी टेक्नोलॉजी इनोवेशन वाले स्टॉक्स में पैसा लगाता है। यहाँ पर इक्विटी की तरह ये है फंड और इसमें आप पैसा लगा सकते हैं। टाटा इनोवेशन फंड 11 से 25 नवंबर यानी 25 तारीख को ये होगा बंद। उससे पहले पहले आप चाहें तो पैसा लगा सकते हैं। 80 से 100% पैसा इसमें इक्विटी में रहेगा। दूसरा है बजाज फिनसर्व कंजम्पशन फंड। कंजम्पशन की स्टोरी में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये एक अच्छा फंड हो सकता है। थीमेटिक फंड है ये भी, कंजम्पशन से जुड़े शेयरों में पैसा लगाता है। 22 तारीख को ये भी खुला हुआ है और यहाँ पर भी 80 से 100% पैसा घरेलू कंजम्पशन कंपनियों में रहेगा और बाकी 0 से 20% पैसा अलग अलग तरीके से आपके लिए निवेश हो सकता है। तीसरा फंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आमतौर पर इस तरह के फंड कम देखने को मिलते हैं। कोटक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड।
जनरली इस थीम में आपको फंड कम मिलेंगे, मुश्किल से मेरे ख्याल से एक आधी कोई और फंड होगा जो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हो, तो इन्होंने बनाया। अब इनमें स्टॉक वही कॉनकोर से लेके कई सारे आएंगे ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड। आजकल नई नई कुछ कुछ कंपनियां, जिसमें जिंक का टाइप की कंपनियां आ रही है, ये सब एजिस लॉजिस्टिक वगैरह ये सारे होंगे इसमें। तो ये भी ओपन एंडेड इक्विटी फंड है, एक्टिव फंड है, इस थीम पर है, लॉजिस्टिक्स वाली थीम पर, और 80 से 100% पैसा इसका इक्विटी में रहेगा। बाकी आप समझ ही सकते हैं ये बैलेंस हो गया। अगला एक्टिव फंड है सेमको आर्बिट्राज फंड। नाम के लिए इक्विटी फंड है, लेकिन ये इसे इक्विटी फंड ना माने, आर्बिट्राज वाला है। तो ये डेट से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न आपको देगा। फिक्स इनकम वाले जो फंड होते हैं उससे थोड़ा सा बेहतर है, बट इसमें इक्विटी की रिस्क नहीं है। 21 नवंबर तक ये खुला हुआ है। इस फंड में भी आप एनएफओ में पैसा लगा सकते हैं। और अगला जो फंड है इसमें PGIM इंडिया हेल्थ केयर फंड, प्रूडेंशियल का ये फंड है, एक्टिव फंड है ये भी। ये हेल्थ केयर यानी कि फार्मा हेल्थ केयर से रिलेटेड स्टॉक्स में ये पैसा लगाने वाला है। 3 दिसंबर तक ये खुला है, इसमें थोड़ा समय है पैसा लगाने के लिए। और ये भी हेल्थ केयर से रिलेटेड सारे स्टॉक्स, जिसमें हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, फार्मा रिलेटेड हो सकते हैं, कोई मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हो सकती है ना, फार्मा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनियां हो सकती है, इनमें ये पैसा लगाएगा। ये तो ये आपके लिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 आपके लिए एक्टिव फंड मैंने आपको बता दिया। अब कोई पैसिव फंड भी है सर इसमें? बिल्कुल है, पैसिव फंड। 2 पैसिव फंड है आपके पास में। और पहला पैसिव फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो ये फॉलो करेगा BSE का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इंडेक्स जो है उसको फॉलो करेगा। 28 नवंबर तक इसमें पैसा लगा सकते हैं। जो प्रोपोर्शन में ये इंडेक्स है उतना वैसे का वैसा पैसा लग जाएगा। इसमें फंड मैनेजर को अपना दिमाग नहीं लगाना। अच्छा। सिमिलर उसी कंपोजिशन में ये पैसा लगा देगा, इसलिए ये पैसिव फंड है, राइट। ओके। दूसरा है निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड। ये भी पैसिव फंड है, ऑटो शेयरों में पैसा लगाएगा। इसका बेंचमार्क इन्होंने निफ्टी ऑटो इंडेक्स रखा है। तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स में जो शेयर जिस प्रोपोर्शन में, उसी प्रोपोर्शन में ये पैसा लगाएगा। तो ये ध्यान में रखिए। तो ये 2 फंड ऐसे हैं जो आपके लिए पैसिव फंड है। इंफ्रास्ट्रक्चर में करना है आदित्य बिरला का, और ऑटो में करना है तो निप्पॉन इंडिया का। ठीक है सर, ये सारे फंड्स हैं जिस पर हम नजर रखेंगे, लेकिन आपको क्या पसंद है? एनएफओ ऑफ द मंथ क्या होगा आपकी तरफ से? अब एनएफओ ऑफ द मंथ तो जो खुला है उसी में से एक चुनना पड़ेगा। बिल्कुल करेक्ट। तो थोड़ी कांटे की टक्कर थी ऑटो में और टेक्नोलॉजी इनोवेशन फंड के बीच में। तो मैंने लेकिन थोड़ा सा एक नॉच ऊपर मुझे इनोवेशन वाला लगा। तो टाटा इनोवेशन फंड ये इस महीने का एनएफओ होगा। इसमें आईटी और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, इनोवेशन से जुड़े हुए शेयरों में निवेश होगा। क्योंकि हम आईटी सेक्टर का आउटलुक थोड़ा बेहतर देख रहे हैं। ट्रम्प साहब के आने के बाद वहाँ की इकोनॉमी मजबूत होनी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए। इंडियन आईटी कंपनियों को वहाँ का फ़ायदा भी मिलेगा। तो उस लिहाज से हमें लगता है कि ये सेक्टर बेहतर हो सकता है। 3 से 5 साल के लिए आपको इस एनएफओ में निवेश करना चाहिए। एनएफओ का मतलब ये नहीं समझिए नेहा जी कि जैसा आईपीओ आता है, लिस्टिंग हुई पहले दिन बेच के निकल जाए, ये वैसा नहीं। ये एनएफओ है। व्यू आपका 3 से 5 साल का मिनिमम होना चाहिए, बल्कि जितना ज़्यादा रखें उतना बेहतर, क्योंकि आप थीमेटिक फंड में पैसा लगा रहे हैं, डाइवर्सिफाइड फंड में नहीं। ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। ओके, चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन ये रहा है। लेकिन अब हम आ गए हैं शो के अंत की तरफ, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ आ गए हैं, और वो है काम की बात। सर, इस सीरीज के काम की बात कौन सी है? नया देखिए, कई जगह मैं जाता हूँ और कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार में मेरे को यंगस्टर्स बहुत मिलते हैं, हर एज ग्रुप के लोग मिलते हैं। तो कई बार मेरे को ऐसा होता है कि जो सीनियर सिटीजन है, रिटायर्ड लोग हैं, वो कहते हैं यार साहब हमारी तो बात ही आप नहीं करते। सही बात। हम कहाँ लगाएं पैसा हमारी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। तो आज मैंने उनकी जो प्रॉब्लम उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। तो रिटायरमेंट के बाद जब आपको एक मुश्त पैसा मिलता है, बड़ा पैसा मिलता है, उसको इन्वेस्ट कैसे करें, तो वो एकदम बड़ा बर्डन आ जाता है सर पे। ओह, इतना पैसा आ गया, अब क्या करूं? तो आपको 2 चीज़ समझनी है। रिटायरमेंट के बाद आपकी ज़रूरत क्या है? पहला, हर महीने आपको पैसा चाहिए खर्चे के लिए, है ना। तो रेगुलर आय की ज़रूरत है। तो अगर रेगुलर आय की ज़रूरत है, हर महीने पैसे चाहिए, तो फिर उसका इन्वेस्टमेंट भी उस तरीके से होना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा किस तरह से करना है। रिटायरमेंट पे आपके पास जो भी पैसा आ रहा है 2 टुकड़ों में बांटे। ओके। 2 पार्ट होंगे। ठीक है। एक पार्ट पहले ऐसा होगा जो एकदम कम रिस्क वाला डेट फंड आप लेंगे, ठीक है। कम रिस्क वाला जो शॉर्ट टर्म फंड हो सकता है, लिक्विड फंड हो सकता है, ठीक है, या फिर कम रिस्क वाला बॉन्ड फंड हो सकता है, लो ड्यूरेशन वाला वो हो सकता है। एकदम कम रिस्क वाला, इस पैसे में आपको रिस्क नहीं लेनी। डेट फंड में आप ये बोलेंगे डेट फंड में क्या रिस्क है, नहीं होती। डेट फंड में भी
एनएवी ऊपर नीचे होने की रिस्क होती है। तो डेट फंड में भी आपको कम रिस्क वाला डेट फंड लेना है, हाई रिस्क वाला डेट फंड नहीं लेना, ठीक है। बाकी बचा हुआ पैसा आपको डालना है बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड में क्या है, आपको इक्विटी और डेट दोनों मिलता है। क्योंकि इक्विटी पोर्शन ज़्यादा है, उसका टैक्सेशन इक्विटी की तरह होता है। तो आपका डेट में भी जो कमाई हो रही है ना, उस पर टैक्स उतना बच जाता है इक्विटी की तरह, ठीक है ना। इसलिए बैलेंस एडवांटेज फंड। अब आपको रिक्वायरमेंट क्या है, हर महीने पैसा चाहिए, बिल्कुल रेगुलर चाहिए, तो कहाँ से आएगा। तो शुरुआत के 3 साल, 0 से लेकर 3 साल तक आपका पैसा आएगा उस डेट फंड से, जो लो रिस्क वाला डेट फंड आपने लिया ना, उसमें से हर महीने थोड़ा थोड़ा निकालते रहो, ठीक है। 3 साल के बाद आपको लेना है पैसा बैलेंस एडवांटेज फंड से। तो 3 साल में इक्विटी और डेट का मिक्स है, तो थोड़ा समझो आपने ₹1,00,000 डाला तो 1,20,30 हज़ार रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपका कॉर्पस बन जाएगा। तो वहाँ से आप धीरे 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 SWP करें। SWP का मतलब क्या है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। एक तो क्या होगा, 3 साल हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, टैक्स कम हो गया आपका, ठीक है। दूसरा, आपका जो पैसा डाला है उस पर कमाई भी आ गई, करेक्ट। तो आप थोड़ा थोड़ा से कभी भी आधा % 1% जितना कॉर्पस है उतना ही निकालें। से सपोज आपने 1,00,000 रुपए निकाले, तो कम से कम ये मान के चलो 100 महीने तो जिंदा रहूँगा। खैर तब तक और बढ़ता रहेगा, वो अलग बात है। तो आधा 1% निकालते जाएं। 3 साल में क्या हो, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ ही जाता है और पैसा जरूरत के हिसाब। कई बार क्या होता है, अचानक जैसे इक्विटी मार्केट में तेजी हुई और बैलेंस एडवांटेज फंड ने ज़्यादा कमाई करके दे दी, तो आपको लगता है ज़्यादा निकाल दूँ ना। ये आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग है, इस पर उतना ही निकाले जितनी आपकी ज़रूरत है। ऑलराइट, चलिए, तो ये बेहतरीन काम की बात सर ने आपसे शेयर की है। ये हमारी म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास की सीरीज़ 2 है। आप ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको ये सीरीज़, ये शो कैसा लगा। आप एक्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के कितने प्लेटफॉर्म्स हैं। जो कि नेहा जी, जो हमारे दर्शक जो भी इसमें म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में जानना, सुनना, समझना चाहते हैं, हम तो कोशिश ही करें कि सारी चीज़ें आएँ। लेकिन अगर फिर भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि हमें ये बताइए, तो अगले शो में हम उसको इंक्लूड करेंगे। बिल्कुल। चलिए, तो बिल्कुल अपने यहाँ पर सुझाव हैं और आप क्या देखना चाहते हैं ज़रूर शेयर करिएगा। जी बिज़नेस के हैंडल पे सर को भी आप उसमें टैग कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप अगली सीरीज़ में क्या देखना चाहते हैं। तब तक हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।